हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जाहिर सी बात अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो आज का टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये जो हर एग्जाम में आता ही आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। आइए जानते हैं कौन सा टॉपिक है। ये है संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रीमेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इस टॉपिक को समझते हैं। यानी जो प्रस्तावना थी ना, वो सर्वप्रथम किस देश ने अपनाई थी? अमेरिका देश ने अपनाई थी। उसके बाद अन्य देशों ने अपनाई थी, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना की भाषा को जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ठीक है। अब प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ठीक है। आपको ये प्रस्तावना के जो हैं प्रस्तावना आपको याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहाँ जाके ख़त्म होती है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। यानी अभी एग्जाम पूछ ले कि हम भारत के लोग जो है संविधान में किस जगह से इन शब्दों को जो कहाँ से लिया गया है। यानी हम संविधान में हम भारत के लोगों को, जो हम भारत के लोग हैं, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आप बता सकते हैं प्रस्तावना से लिया गया है। सही है। अब डालो, यानी प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है। जो वो उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के अंतिम अंतिम में प्रस्तावना के रूप में समाहित किया गया था। ठीक है। अब प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और तुम्हारी सा अखंडता। इसको आप याद रखिए। अब आइए, जो प्रस्तावना जो भारत की प्रस्तावना है उसमें कुछ मुख्य शब्द दिए हैं। आइए उनको समझते हैं। जो पहला है संप्रभुता। पहला जो शब्द है संप्रभुता, ये प्रस्तावना में ही है। यानी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संप्रभुता। इस शब्द का अर्थ है, यानी संप्रभु शब्द का अर्थ या आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ये अपने आंतरिक व बाह्य मामलों को नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र है। यानी अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को नियंत्रण करने के लिए जो अपना भारत जो स्वतंत्रता है, इसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। ये संप्रभुता का अर्थ है। ठीक है। अब दूसरा है समाजवाद। जो भारत का समाजवाद है ना, दूसरा शब्द जो है समाजवाद। भारत का समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है। और लोकतांत्रिक जो समाजवाद होता है ना, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। ये सामाजिक लोकतांत्रिक उद्देश्य हैं। अब जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे अपने भारत में ट्रेन चल रही है। ट्रेन में जो हर समाज के वर्ग के लोग जो है सफ़र करते हैं, वो एक सामाजिक हुआ। कोरोना वैक्सीन अपने भारत में फ्री लग रही है, ये भी एक सामाजिक हुआ। वो अपने भारत में पोलियो जो बच्चों को पिलाई जाती है गांव गांव घर घर जा कर के, एक ये सामाजिक हुआ। तो ये सब क्या है? हमारे समाजवाद है। लोकतांत्रिक, यानी लोकतांत्रिक। हमारा जो तीसरा शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र को हम 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है लोग अपनी सत्ता का सीधे रूप से इस्तेमाल करते हैं। और जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उदाहरण हैं: पहल, परिप्रेक्ष्य, प्रत्यावर्तन और तुम्हारा जनमत संग्रह। अप्रत्यक्ष, लेकिन अब लोकतंत्र के चलो लिख ही देते हैं। यानी लोकतंत्र के 2 हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, चलो आइए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो बता दिया, नहीं चलो दोबारा बताता हूँ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का सीधे रूप से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके जो है स्विट्जरलैंड में 4 उदाहरण हैं: पहल, परिप्रेक्षा, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपनी सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरकार को चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक और शब्द सामने निकल के आया, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब सही है, आप इतना ही समझ लीजिए। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष। अब जो इसका जो मुख्य शब्द है, ठीक है, संविधान सभा का जो हमारा चौथा मुख्य शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष। अब इसमें आप ऐसा समझ लीजिए, भारत यानी हमारे देश में सभी धर्म समान होंगे, यानी भारत देश में जो सभी धर्म समान होंगे और सरकार का जो है सभी धर्मों को समान समर्थन प्राप्त होगा, ठीक है। अब गणराज्य, 5वां शब्द आ जाओ, गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है, आप इतना समझ लीजिए सबसे सरल भाषा में, कि हमारा भारत जो है गणतांत्रिक देश है, ठीक है, गणराज्य देश है। जिस गणराज्य देश में जो है जो राज्य का प्रमुख जो होता है ना, वो वंशानुगत नहीं होता, ठीक है, वंशानुगत नहीं होता। वो एक जो है चुनाव के जरिए निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। जैसे अपने भारत का प्रमुख कौन होता है, यानी राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कितने समय होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए, यानी 5 वर्ष के लिए होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, गणतांत्रिक हुआ, यानी गणराज्य हुआ। अब न्याय, प्रस्तावना में न्याय जो 3 प्रकार से है, आइए लिख देते हैं। यानी न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, तो लिख लीजिए। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है, यानी धर्म, जाति, रंग, इन सब के बिना भेदभाव के आधार पर जो सभी को एक समान जो व्यवहार करना चाहिए, समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए, हमारे सामाजिक का अर्थ हो गया। और जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, और जब महिलाएं, इनकी स्थिति में सुधार होना चाहिए, ये क्या है, सामाजिक न्याय ही तो होता है ये सामाजिक न्याय। और दूसरा है हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब आर्थिक कारणों के कारण किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये हमारा आर्थिक न्याय का अर्थ हुआ। अब दूसरा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या होता है, आइए बताते हैं। राजनीतिक न्याय का तो अर्थ होता है, यानी किसी भी राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की बात हो, इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पता चला, चलो दोबारा आइए एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं। जो प्रस्तावना का जो मुख्य छठा शब्द है वो है न्याय, ठीक है। देखते हैं, न्याय 3 प्रकार का है प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है धर्म, जाति, रंग, लिंग, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है आर्थिक कारणों के कारण किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है जैसे राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो, उनके साथ किसी भी व्यक्ति के साथ जो भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आते हैं, हाँ, इनको जो है कहाँ से लिया गया था, रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति 1917 से इन्हें जो तीनों को लिया गया था स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी, यानी स्वतंत्रता का अर्थ आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस पर जो किसी प्रकार की रोक टोक पर अनुपस्थित है, यानी एक व्यक्ति है उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लिए अवसर प्रदान होने चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्वतंत्रता मिल रही है तो आप कुछ भी करें, जैसे कोई गलत काम करें, ये नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल सिर्फ संविधान में लिखी हुई सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ समता। जो हमारी प्रस्तावना की जो मुख्य शब्द समता है, ठीक है। अब समता का अर्थ होता है यानी एक समान व्यवहार करना, यानी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लिए अवसर प्रदान करना समान, ये समता होगी। और समता का अर्थ बंधुता का अर्थ होता है भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहन करना, यानी बंधुता का अर्थ क्या होता है? भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहन करना। बंधुता जो दो बातों को स्पष्ट करता है, पहला एक व्यक्ति का सम्मान, दूसरा राज्य की एकता और अखंडता को, ठीक है। इस बात को आप याद रखना। अब आइए सबसे लास्ट में एन.ए. पालकीवाला ने, जो कि हमारे एन.ए. पालकीवाला ने जो संविधान को प्रस्तावना को जो संविधान का परिचय पत्र कहा, अब भी एग्जाम में आया, यानी प्रस्तावना को जो है यानी किसने संविधान का परिचय पत्र का, तो आप कहेंगे एन.ए. पालकीवाला ने, ठीक है। यानी प्रस्तावना को संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने, ठीक है। यानी दीर्घकालिक सपनों का विचार जो है किसने कहा था प्रस्तावना को? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। आइए अब डालते हैं, यानी प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा व कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा, और कुंजी भी कहा जाता है। लेकिन इसमें एक आर्टिकल बहुत ही फेरबदल करेगा और आपको जो कंफ्यूज कर देगा। आर्टिकल 32, यानी आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आर्टिकल 32 को जो संविधान की आत्मा कहा है। अभी क्वेश्चन आ जाए, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? उसमें दे दे आर्टिकल 34, ठीक है। प्रस्तावना दे दे, आधा शब्द दे दे, तो आप क्या करके आओगे? आप कहीं प्रस्तावना कर दे तो आपका आंसर जो गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की आत्मा जो कहा है वो आर्टिकल 32 को कहा है, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आप ये बात याद रखिए। और वैसे सभी ने जो कहा है वो संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को और कुंजी, ये तो आपको पता ही है। चलिए आइए नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? हो गया नोट? चलो आइए, चलो इधर से साफ कर देते हैं ये। प्रस्तावना के मूल तत्व। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला संविधान के अधिकार का स्रोत, पहला तत्व है संविधान के अधिकार का
दूसरा है भारत की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि, आइए जानते हैं प्रस्तावना के जो 4 मूल तत्व हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी संविधान के अधिकार का स्रोत। अब प्रस्तावना कहती है कि भारतीय संविधान को जो शक्ति है ना वो जनता से मिलती है, यानी भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? भारत की जनता है, यानी भारत की जनता जो है भारत के संविधान का स्रोत है। दूसरा, भारत की प्रकृति, यानी भारत की प्रकृति कैसी है? तो भारत की प्रकृति है हमारी, भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत जो है एक संप्रभुता समाजवादी, यानी संप्रभुता समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, यानी गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ये हमारी क्या होगी? 5, यानी संप्रभुता, समाजवाद, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक, जो हमारी ये 5 हैं, ये हो गई हमारी भारत की प्रकृति। ठीक है। और दूसरा संविधान का उद्देश्य, यानी संविधान का उद्देश्य क्या है? जो इसके नीचे जो ये 4 हैं ये हो गए संविधान के उद्देश्य, यानी उद्देश्य भारत की प्रकृति, भारत की, आप ऐसे समझ लीजिए जो भारत की प्रकृति में जो 5 शब्द हैं, संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, ये 5 शब्द जो है भारत की प्रकृति है। और संविधान के उद्देश्य यानी 4 शब्द, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, ये संविधान के 4 उद्देश्य हैं। और संविधान लागू होने की तिथि तो शायद आपको पता ही होगा, 26 नवंबर 1949 संविधान लागू होने की तिथि का जो है उल्लेख करती है। कौन सी तिथि? 26 नवंबर 1949, नोट कर लीजिए। अच्छा चलते हैं दो दुर्कना, हो गया? नोट कर लिया? चलो थैंक यू। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिली होगी, 100% आपको मदद मिलेगी। और प्रस्तावना से ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक कराया है प्रस्तावना, अगर इससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को करके आओगे। एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक में जो आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है। अब अगर आपको इस टॉपिक से, इस वीडियो से अगर आपको मदद मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी तो आप भी AKG स्टडी चैनल को प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।